सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार, और प्यारी बुआ जी आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए आप के हमारे जितने श्रोता हैं वो भी प्यारी बुआ जी को बहुत बहुत नमस्कार कह रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम में। प्यारी बुआ का दुलारी संगीता को प्यार भरा नमस्कार, और भाई हमारे श्रोता ने ही लेकर भेजा है। जी जी बिल्कुल। तो दुलारी बिटिया संगीता को भी नमस्कार, और सभी श्रोताओं को बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। और भाई देखिए जब तुमने कहा तो हमने सोचा कि भाई इतने ढेर सारे हमारे श्रोता हैं, और बहुत सारे हैं जो रेडियो सेट के पास बैठे हैं, जो हमें दिखाई भी दे रहे हैं, हम कह सकते हैं ये बात, क्योंकि इतने प्यार से जुड़ते हैं कि बस लगता है कि हम बात ही कर रहे हैं। जी, मन की आंखें भी होती ना, मन की आंखों से देखते हैं। और एक बात और है कि बहुत सारे श्रोता जो हैं संगीता बिटिया कि सोचते हैं कि भाई हम फेसबुक के माध्यम से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के संदेश हम पढ़ते हैं, लेकिन बात तो हम आप सब से करते हैं जो सब कार्यक्रम सुन रहे हैं, है ना। जी जी। तो उन सबको बता दें कि आज हम क्या क्या लेकर हाजिर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो भाई आज तो व्यंजन विधि का दिन है, ये तो सब तैयार बैठे ही हैं कॉपी पेन लेकर। हाँ बिल्कुल, व्यंजन विधि और किटी पार्टी के भी बारे में बात करेंगे, जो हमारी सखियां हमेशा रखा करती हैं, मनाया करती हैं, साथ घूमा करती हैं, और अलग अलग गेम्स भी जिसमें खेला करती हैं। सखी विशेष में हम लेकर हाजिर हैं गायिका केसरबाई केरकर के बारे में। जी, और महिला समानता दिवस भी आज है, तो उस विषय में भी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या, दे ही देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई महिला समानता दिवस है, वैसे हमारे देश में तो बहुत पहले से बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ इसकी जरूरत है। जी जी। लेकिन बड़ा खास दिन है मदर टेरेसा का जन्मदिन। तो इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया गणराज्य में एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ, और मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी, और काफ़ी साल उन्होंने यहाँ रहने के बाद आयरलैंड का रुख किया, और फिर भारत आ गई, हमारे देश आ गई, और यहाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने समय बिताया तो हम सब जानते हैं। 1940 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, और बीमार, गरीब, जो भी असहाय रहते थे, जिनका कोई नहीं था, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उनकी सेवा की जिम्मेदारी उन्होंने ली, और इसीलिए उन्हें मदर टेरेसा के नाम से नवाजा गया, और सब लोग इसी नाम से जानने लगे, सबकी माँ बन गई। जी बिल्कुल। और मदर टेरेसा के पिता का नाम निकोला बोयाजू था, और माता का नाम द्राना बोयाजू। और मदर टेरेसा 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनका वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बोयाजू था। अल्बानिया भाषा में गोंजा को का मतलब बुआ जी फूल कहते हैं। हाँ वैसे थी भी, और बिल्कुल वैसे थी, हाँ एकदम कोमल स्वभाव की। और जितने भी लोग थे उनकी सेवा में उनका बड़ा मन लगता था, कि जिसको भी जरूरत है सेवा की। जी बिल्कुल। क्योंकि भाई उनका कहना ही था, उनका एक कहते हैं ना कि जीवन का हर इंसान का दर्शन होता है, तो उनका भी यही दर्शन था कि सेवा का काम एक कठिन काम है, और इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। वहीं लोग इस काम को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार और सांत्वना की वर्षा करें, यानी जिसके पास प्यार होगा, सांत्वना होगा, लोगों के लिए दया होगी, वही इसकी वर्षा कर सकेंगे। भूखों को खिलाएंगे, बेघर को शरण दें, दम तोड़ने वालों, बेबसों को प्यार से सहलाएं, और जो अपाहिज हैं या जो किसी तरह से दिव्यांग हैं, उनको हर समय हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। तो भाई ये उनकी विचारधारा थी, और उनकी अनन्य सेवा लोगों से बिना भेदभाव किए उनकी बीमारी में भी सहायता करते थे, सेवा के लिए हमेशा वो तत्पर रहती थी, और उनकी सहायता इत्यादि सेवाओं के लिए वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से भी विभूषित किया। जी, और कई देशों का दौरा भी मदर टेरेसा ने किया। उनके जीवन काल में कई युद्ध भी हुए। वो अक्सर रेड क्रॉस के कार्यकर्ताओं के साथ युद्ध से प्रभावित लोगों और उन इलाकों में जाकर लोगों की सेवा किया करती थी। और इसी तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ वगैरह, भूकंप वगैरह हो गए, तो इनसे भी जो लोग या जो घर मकान
मकान प्रभावित होते थे वहाँ के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। और मदर टेरेसा ने कई और देशों में भी जाकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत जो कहना चाहिए कि ना आर्थिक रूप से तंग हाल में जो लोग थे उन तक की सहायता को उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया, उनको सहायता पहुंचाई। और कुछ समय बाद मदर टेरेसा की सेहत लगातार गिरने लगी और 5 सितंबर 1997 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी सांसें रुक गई। और कहते हैं ना कि किसी आसमानी फरिश्ते की तरह थी मदर टेरेसा, जो सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए जीती रहीं और सतत सेवा करती रहीं, है ना जी। और मानव कल्याण के कार्यों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और रिश्ता जो वो निभाती थी वो इंसानी रिश्ता था, क्योंकि लोगों का कहना होता है कि पहले हम इंसान हैं तो इंसानी भावनाओं को और तकलीफों को पहले समझना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ वो सोचती थी और सभी में ईश्वर की झलक देखती थी। उनके जो दर्द होते थे उन्हें महसूस करती थी और लोग भी उनसे बड़ा प्यार करते थे कि उनकी एक झलक देखने के लिए पता चले कि बस मदर टेरेसा आई हैं तो बस टूट पड़ते थे। भाई जैसा नाम था फूल की तरह थी भी तो ना। जी बिल्कुल विनम्र दया उनके चेहरे से जैसे कहते हैं ना कि टपकती थी। जी जी, उनकी मुस्कुराहट भी बड़ी खूबसूरत थी। जी, तो बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी गया और भारत सरकार द्वारा भी उन्हें पद्मश्री और भारत रत्न से विभूषित किया गया। देश का जो सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है वो उन्हें दिया गया। जी, तो हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। जी, कई बार ऐसा भी कहते हैं बुआ जी कि देखिए लोगों के पास कहते हैं कि भाई समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन उन्होंने देखिए कि अपने लिए जो है वो इस तरह से कुछ समय था, जो उनके पास जो समय था वो लोगों को दिया और इतना समय दिया कि उन्हीं को समर्पित थी वो पूरी तरह से। वो अब बुआ जी गीत सुन ले। हाँ बिल्कुल, मतलब बातें ऐसी हो जाती है ना मदर टेरेसा के बारे में या ऐसे समाज सेवियों के बारे में जब बात होती है जो सच में जीते जागते संत हैं, जिनको कहना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उनकी बाहें अगर खुली रहें। हाँ। तो कितनी बड़ी बात है ना। मतलब लगता है कि कैसे लोग ऐसे धरती पर हो जाते हैं। और देखिए कि पहले वो भारत भी आई और उसके पहले वो अल्बानिया वगैरह में रहती थी और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ प्रभावित क्षेत्र होते थे वहां भी चली जाती थी। तो मतलब कितना घूमती फिरती रहती थी सेवा के लिए। हाँ, घूमने के लिए नहीं घूमती थी। हाँ, बिल्कुल सेवा के लिए। बिल्कुल। तो हम गीत सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। पानी पामा पानी सा जब से पिया तो नैनों में आया प्रेम के रंग में रच गई काया। बागों में वन में नील गगन में सब में है तेरे रूप की छाया। तू है मेरे संग तो हरदम खुशी की आवन आवन है, खुशी की आवन 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 है। सावन आए या ना आए जिया जब झूमे सावन
अखियां मजीरे मन एक तारा, इनमें बाजे नाम तिहारा। हंसते गाते जीवन बीते, अंत न हो ये गीत हमारा। मौसम आया सुख पावन का, दुखों की जावन जावन है, दुखों की जावन 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 है। सावन आए या ना आए, दिया जब झूमे सावन है, सावन आए। मदर टेरेसा के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है बुआ जी। और देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नोबेल शांति पुरस्कार और रेमन मैग्सेस शांति पुरस्कार विजेता शांति दूत और समाज सेविका मदर टेरेसा की आज 112वीं जयंती है। सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा के नाम से भी विख्यात है मदर टेरेसा। और इनके जन्म के बारे में, इनके कामों के बारे में लिखा है इन्होंने। और भी हमारी बहुत सारी सखियां भी हैं और श्रोता भी हैं जिन्होंने महिला समानता दिवस के बारे में भी लिखा है। बहुत ज़्यादा लिखा है, लिखा आज भी ज़रूरत है। तो भाई ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग गायिका के बारे में बात कर लें, केसरबाई केरकर के बारे में। केसरबाई केरकर जी। अच्छा, महिला समानता तुम्हें पहले चाहिए तो भाई ठीक है। देखो आज हमने समानता से तो शुरुआत ही कर दी। तुमने कहा जैसे प्यारी बुआ, तो हमने भी कह दिया दुलारी संगीता, है ना, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो बराबर चलता ही रहता है। वैसे भी न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जहाँ 1893 में महिला समानता की शुरुआत की गई। और वैसे महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर महिला वकील की खास ये नाम आता है, बेला एबिजुग जो है, उन्होंने बहुत प्रयास किए, जो अमेरिकन लॉयर थी, वकील थी। और समाज में अधिकारों को लेकर बराबर का दर्जा सबको मिले, इसका प्रयास बराबर करती रही। और भाई इसी का असर है कि 1971 से आज के दिन यानी 26 अगस्त के दिन में महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जी, तो महिलाओं की तो खुशी का दिन है भाई। और वैसे भी भारत के इतिहास में देखें तो जैसा कि आपने बताया बुआ जी कि बहुत सारे अधिकार तो पहले से ही दिए गए थे। कालांतर में भी देखिए संशोधित जो विधेयक हैं उनके द्वारा भारत में खासकर आज़ादी के बाद महिलाओं की समानता को लेकर उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए, जिसमें मतदान के अधिकार, पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार, पढ़ने का अधिकार, संपत्ति में समान अधिकार, नौकरी पेशा, सेना में भी देखिए अब तो है, और वैश्विक स्तर पर तो है ही है। देखो संगीता बिटिया, ऐसा होता है ना कि जो चीजें हमें मिली रहती हैं हम उसका मूल्य नहीं समझते। जैसे कि ये है चुनाव का अधिकार हो, लड़ने का हो, या वोट देने का अधिकार, ये सब हमें मिला है, ये बहुत बड़ा अधिकार है। जहां लोग अभी भी लड़ रहे हैं बहुत सारे देशों में, और बहुत सारे देशों में हमारे देश के बाद लड़ाई की और उसके बाद वो विजयी हुई महिलाएं और उनको देने का अधिकार मिला। तो ये सब समानता का अधिकार है, लेकिन बाकी जो जमीनी स्तर पर है वो तो है समस्या। जी बिल्कुल है। तो बुआ जी ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर हाजिर होते हैं। बिल्कुल। बुआ जी सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। हम हाजिर हो गए जी। महिला समानता दिवस के साथ में महिला समानता दिवस का महत्व, ये अधिकार घर से शुरू होकर ऑफिस में लड़ी जा रही है एक तरह से, जहां महिलाओं को हमेशा पुरुषों और पुरुषवादी सोच का सामना करना पड़ता है, जबकि महिलाओं ने कई बड़ी जिम्मेदारियों को निभाकर ये साबित कर दिया कि वे अपने कार्य क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं और सही व बराबर का मौका मिले
तो वो हर तरह की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकती हैं। बराबरी के इस अधिकार को लेकर अपने हक में लड़ाई आज भी जारी है। ये हमारी श्रोता बहन ने लिखकर भेजा है। तो बात बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने कहा था कि जमीनी स्तर की बात तो अभी चल रही है ना? जी जी। लेकिन बात तो हम करते रहेंगे। गीत सुनवा दो संगीता बिटिया। हाँ जी। तो भाई देखो, बातें तो बहुत हैं। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं पुरुषों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। महिलाओं ने हर जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता से निभाया है, लेकिन आज भी अधिकांश मामलों में उन्हें समानता हासिल नहीं हो पाई है। तो इस संदर्भ में महिला समानता दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। ये हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। जी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बुआ जी देखिए, हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि महिला समानता दिवस पर आप सभी को वंदन। महिलाओं को हम सब सम्मान दें और स्पेशल ग्रेटिट्यूड की हकदार हैं। और जो पुरुष वर्ग हैं उनका अलग प्रभाव है, लेकिन पुरुष वर्ग एक लिमिट है झुकने की। जब बात आती है तो पुरुष वर्गों की अपेक्षा महिलाएं ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा कह दिया जाता है ना संगीता बिटिया। तो अब महिलाओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि और झुकें और झुकें। तो ये कह के पुरुष वर्ग जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेता है बड़े मजे से। लेकिन हम झाड़ने नहीं देंगे। नहीं, झाड़ने नहीं देंगे भाई, लेकिन पुरुष वर्ग भी तो खुद समझदार है, इस बात को समझे कि उनकी लिमिट है, तो भाई थोड़ी अपनी लिमिट आप भी बढ़ा ले, है ना। पुरुष वर्ग भी बढ़ा ले, थोड़ा सा झुकने की अपनी क्षमता बढ़ा ले, क्योंकि
बहनों ने तो अपना कार्यक्षेत्र का जो दायरा है वो बहुत फैला लिया है, बहुत जी। विस्तृत कर लिया तो है एक ना? एक कदम बढ़ने की बात है। हाँ, तो बढ़ती ही जा रही है। तो थोड़ा सा आप अपने झुकने का दायरा बढ़ा लीजिए, उसकी सीमा बढ़ा लीजिए, उसकी रेखा बढ़ा लीजिए, है ना? तो बात और एक बढ़िया हो जाएगी। जी जी, और हाँ। एक श्रोता ने लिखा है कि अवश्य कहूंगी आज एक बात कि महिला वर्ग ने बहुत उन्नति करी है, अधिकार भी बहुत मिल गए हैं उनको, परंतु कई जगह इसका इतना अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है जिससे कई घर जो हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ ध्यान इस तरफ हम सभी को देना चाहिए, इस तरह से। हाँ, इन्होंने तो वैसे लेकिन सरकार के लिए लिखा जी, है, लेकिन क्या लगता नहीं संगीता कि अगर हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सब महिलाएं, तो हम खुद सजग हो ना भाई, सरकार क्या क्या कर लेगी। बिल्कुल। और आप कार्यक्षेत्र के लिए तो बढ़ गई, अधिकार भी मांग रही हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग अगर आप कर रही हैं तो भाई आप खुद समझिए उस चीज को, और कहीं ना कहीं आप अपनी ही छवि बिगाड़ रही हैं, और केवल अपनी नहीं, पूरे महिला वर्ग की, महिला समाज की जिम्मेदारी हर एक महिला पर है ना। बुआ जी, क्योंकि देखिए हम लोग भी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि औरों की ही या सरकार की जिम्मेदारी है, ये हम लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से रखते हैं, किस तरह से पेश आते हैं। क्योंकि भाई देखो, हम घर का प्रबंध करते हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, कामकाज निपटाती हैं, ऑफिस जाती हैं, सब कुछ कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, और सामंजस्य भी स्थापित करना पड़ता है। घर से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया है, और परिवहन निगम की बस चलाने लगी हैं, जिसको कहते हैं हैवी व्हीकल चलाना, ऑटो रिक्शा चलाना, बहुत सारे ऐसे जो खेल हैं उसमें भी उन्होंने आगे अपना योगदान दिखा दिया, किस तरह से कि हाँ, केवल पुरुषों का ही वर्चस्व नहीं है बल्कि हमारा भी है। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छी दिशा में ही लेकर आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? जी। और फिर बात होती है, जैसे हमने जो बात कही कि हर एक महिला पूरे महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है ना? अस्मिता जुड़ी हुई है, तो जी, कितनी जिम्मेदारी बड़ी है हमारी, है ना? बिल्कुल। और जो साक्षरता दर है, यानी कि जो महिलाएं पहले देखिए कि शिक्षा के अधिकार वगैरह भी नहीं होते थे बुआ जी, लेकिन अब देखिए कि माता पिता ज्यादा सजग भी हो गए हैं। देखो, अधिकार तो थे, लेकिन हाँ, परिवार की स्थिति नहीं थी, वहां पर ग्राह्य नहीं था, जबकि हमारे देश में अधिकार बराबर है। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की लेके गए तो उन्होंने कहा लड़के का तो हम प्रवेश लेंगे और इसका प्रवेश नहीं लेंगे, है ना? जी, तो फिर बात वहीं आ जाती है। तो सरकार ने तो सब कर रखा है भाई, कि कोशिश तो हमें ही करनी है। तो धीरे धीरे से देखिए सक्रिय होते 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 महिलाएं जो हैं अब काफी सक्रिय हैं। और अगर साक्षरता दर की बात करें तो कई जगह ऐसी भी है जहां साक्षरता दर बहुत अच्छे हैं, जैसे कि अगर दक्षिण भारत की बात करें, केरल वगैरह की बात करें तो बड़ी अच्छी। तो ये बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिक्षा होती है उसका बहुत महत्व होता है, बहुत योगदान होता है। और जब कोई आगे बढ़ता है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो शिक्षा उसमें साफ झलकती है। अगर शिक्षा पूरी है तो आप जिस भी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी नौकरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो वहां पर आपकी सहायक होती है। इतना ही नहीं बल्कि जो समाज में एक सामंजस्य बिठाकर आगे चलने की बात होती है, औरों को भी शिक्षित करने की बात होती है, अपने परिवार में जो बेटियां होती हैं उनको पढ़ाने लिखाने की बात होती है, तो उसमें भी हम आगे इस तरह से आ सकते हैं। तो भाई इस बारे में एक बहुत प्यारा सा संदेश सुबह सुनने को मिला। लिखा है, हे स्त्री, तुम रिश्तों में ना कभी ननद बनना, तुम रिश्तों में न कभी ननद बनना, ना जेठानी और न कभी सास, तुम बस केवल एक स्त्री बनना और दूसरी स्त्री की पीड़ा समझना। तो अगर ये समझने लगे तो फिर क्या बात है, यानी कि पूरे सामाजिक हम अपने उत्थान की बात करेंगे। और फिलहाल गीत की बात करेंगे। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। हाय ये रूह
समझ में आ गई, धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें, आपकी आंखों ने क्या क्या जाम पिलवाए हमें, होश खो बैठे तो जाना बेखुदी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे, जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। बुआ जी देखिए, गांव की जो बहनें हैं हमारी, वो भी बहुत आगे हैं आजकल, क्योंकि अरे तो एक बात बताओ हमें, ये तुम लोग कब मानने लगी कि गांव की हमारी जो बहनें हैं वो पीछे रहें, या थीं? कभी नहीं थीं भाई, सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है जी, उसमें बिल्कुल दक्ष है वो। हाँ। और गांव का काम करने हम लोग तो जाते नहीं हैं, वही लोग करती हैं ना, बिल्कुल सब बिल्कुल वही लोग करती हैं जी। लेकिन कुटीर उद्योग की बात कर रही थी मैं, और लघु उद्योग वगैरह की बात कर रही थी कि इसमें, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो ज्यादातर इसमें दिखाई देती हैं। अब कोई कोई जगह ऐसी होती हैं, जैसे शिमला में देखिए, चीड़ के पेड़ जो होते हैं, वो जब सूख जाते हैं तो उनकी पत्तियों से बड़ी सुंदर, इस बार तो देखा कि उन्होंने कुछ नया किया कि वो राखी वगैरह भी बनाई थी। तो जो नई नई चीजें हैं वो कुछ ना कुछ इजाद करती रहती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जंगलों में आग भी बहुत लगती है गर्मी के दिनों में, जब ये पत्ते सूख जाते हैं। तो अब ये था, ये भी परेशानी थी, लेकिन उन लोगों ने इसमें भी निकाला कि भाई चलिए कहीं ना कहीं से इसका इस्तेमाल हो जाए, तो बड़ा अच्छा। यही तो हम कह रहे हैं कि देखो, जब सुंदर सुंदर, तुमने केवल उसकी बात कहा कि हाथ का पंखा बनाती हैं, डलिया है, पहले तो झुंझुने भी आते थे इन्हीं सब पत्तों के बने हुए, और बाजा आता था खूब लंबे से पिपेरी टाइप का, बोलता था, जब हम लोग मेले वेले में जाते थे तो खरीदते थे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमारी बहनें ही बनाती हैं जी। और अगर बात करें असम की भी, तो वहां भी बड़ी सुंदर सुंदर बांस की चीजें बनाती हैं। एक हमारे एक ये मैसेज है बुआ जी, क्या कि महिला समानता दिवस का उद्देश्य महिलाओं को स्वतंत्र विचारधारा रखने का है और बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ताकि वो बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक प्रतिबंध के अपने जीवन को संभाल सकें। यह अधिकार व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार, अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार महिलाओं को देता है। विदेश के लिए समृद्ध विकास में मूलभूत योगदान दे सके। महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। महिलाओं में कुदरती शक्ति ज्यादा होती है, व्यक्तिगत पेशेवर कुशलता का गुण होता है। इस अधिकार से वो साक्षर हों और आत्मविश्वास के साथ मुखर होकर आगे आए, और समाज के लिए आती भी हैं और समाज के लिए बहुत कुछ करती भी हैं। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि देखो, समाज के लिए बहुत कुछ करती हैं और बहुत जमाने से करती आ रही हैं। देखो, अब धान की रुपाई की बात करें हम, तो धान देखो हमारी बहनें ही तो रोपती है ना जी। अब बात करेंगे बुआ जी, अंतरा देख लेते हैं जी। चलो।
तो भाई ढेर सारी हमारी जो बातें हो रही हैं महिला अधिकार की बात, हाँ तो हाँ ये है कि व्यक्तिगत तौर पर या पारिवारिक स्तर पर तो थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी जिसको मौका मिला वो निकल लिया, है ना। हाँ। गायिका अगर हम केसरबाई केरकर की बात करें तो शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर, जिनका जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा के एक छोटे से गांव केरी में हुआ। कुछ समय बाद इनका परिवार कोल्हापुर आ गया। अब जब केसरबाई का रुझान संगीत में देखा तो उनके माता पिता ने उनको प्रशिक्षित किया, पूरी व्यवस्था की, शिक्षा दीक्षा संगीत में चलती रही और अलग अलग जगहों पर अलग अलग उस्तादों की शागिर्दी में उनका गायन जो है चलता रहा, परवान चढ़ता रहा, वो सीखती रही, दक्ष होती रही। जी। उसके बाद उनका परिवार बम्बई में भी रहा कुछ दिन। यहाँ उन्होंने उस्ताद बरकतुल्ला खां और पंडित भास्कर बुआ बखले से प्रशिक्षण लिया और उस्ताद अल्लादिया खां से भी संगीत की शिक्षा मिली इन्हें, जिनका योगदान केसरबाई की जिंदगी में बहुत था, उनकी गायकी में बहुत था और सर्वाधिक रहा कह सकते हैं। काफी कम उम्र से ही गायकी सीख रही थी केसरबाई। दीर्घ अंतराल तक अपनी सांसें बनाए रखने के लिए गायन क्षेत्र में मशहूर थीं। उनकी आवाज कुछ भारीपन को लिए हुए थी, स्वर में बड़ी दृढ़ता थी और स्पष्टता। उनके चाहने वाले जो थे उन पर उनका असर खासा नजर आता था। मंत्रमुग्ध हो जाते थे हाँ, ना, सुन के। भाई होता ही यही है। हिंदुस्तानी संगीत के इतिहास में अगर बात करें जयपुर घराने की तो अपने स्वर और लय के लिए जाना जाता है। गायन शैली की चुनौतीपूर्ण जटिलता गायन की जयपुर शैली को खास बनाती है और जिसके लोकप्रिय संगीतकारों और गायकों के बीच केसरबाई केरकर ने अपनी एक अलग जगह बनाई बतौर शास्त्रीय गायिका, और जो अपने ज़माने की प्रतिष्ठित और प्रख्यात कलाकार रहीं। अपने गायन अपने और विधाओं को लेकर कई बार अलग अलग जगह पर उन्होंने उन विधाओं को प्रस्तुत किया मंच पर और भारतीय शास्त्रीय संगीत और गीत को एक अलग पहचान दिलाई। जी। राग में निपुणता प्राप्त करना उन्होंने वो जो था वो एक तरह से कह सकते हैं कि जयपुर घराने की विशेषता थी। हाँ। और केसरबाई के रंग पटल में जो ये खोकर कानड़ा, बंधेज, सारंग, हिंडोल बहार और राग जौन बहार में वो सिद्धहस्त थी। उन्होंने 1938 में सुश्री 1953 में भारत सरकार से सम्मान भी प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और सुश्री की उपाधि भी मिली केसरबाई को। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि उन्हें दी थी। केसरबाई केरकर का ख्याल गायन अद्भुत था। उन्हें 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अलादिया खां की शिष्या केसरबाई की तान अंतरिक्ष तक में गूंजती थी। ऐसा लगता था कि उसकी जो गूंज थी वो लगता था कि अंतरिक्ष तक पहुंच गई। जी। तो कुछ इस तरीके से होता था और ऐसा कहा जाता है। तो नासा के अंतरिक्ष खोज यान वाइजर R2 के माध्यम से साउंड ऑफ अर्थ नामक एक एल्बम संग्रहित किया गया था और बेथोवन, मोजार्ट और बाग के बीच बाह्य अंतरिक्ष में केसरबाई का राग भैरवी में जात कहाँ हो कि जो है ना प्रस्तुतिकरण जो है अंतरिक्ष में भेजा गया, जी। जो सदा सदा के लिए गुंजायमान है। जी। और जिनके बारे में हम इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, उनका 16 सितंबर 1977 को क्या कहना चाहिए कि इस संसार से अलविदा कह गई। जी, विदा ले गई। तो कह सकते हैं कि केसरबाई की जो यादें हैं वो अभी भी देखिए इतने समय पे जो उन्होंने इतनी सारी चीजें उन्होंने जो भारतवर्ष को दी या शास्त्रीय गायन में दी, तो वो एक बड़ी ही अलग सी विधा थी जो जयपुर घराने में थी और उसको भी कह सकते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ाया। भले ये हुआ कि उन्हें जगह जगह जाना पड़ा और बहुत संगीत सीखना पड़ा, लेकिन उनकी जो मेहनत थी, शिक्षा दीक्षा थी, वो रंग लाई और इस तरह से वो आगे बढ़ी। लेकिन माता पिता का जो कहना चाहिए ना कि वरद हस्त भी तो मिला हुआ था, तो हाँ। वो बड़ा जरूरी है। हाँ। तो महिला समानता की हम जब बात करते हैं संगीता बिटिया, तो हमें जो भी हमारी बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं उस बात का ख्याल रखें कि चाहे बेटी हो या बेटा हो, बेटे को तो पढ़ाते ही हैं बहुत हद तक, 90% तो ले जाते हैं सब, लेकिन जो बिटिया लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं कसर, वो कसर न छोड़ें। तो देखो कितनी हमें इस तरीके की गायिकाएं मिलेंगी, खिलाड़ी ने मिलेंगी और पर्वतारोही मिलेंगी। मतलब हर क्षेत्र में हमारी बिटिया लोग बहुत कुछ कर सकती हैं, बस मौका दो। आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात
तबस्सुम तेरा। धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना। पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, हाय तबस्सुम तेरा। धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। रोको न अपनी हंसी को, जीने दो वल्ला किसी को। रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जा गई, रुक जाएगा सांस मेरा, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। जी, तबस्सुम की बात है। देखिए, हाँ। जब पार्टियों में जाना होता है तो फिर ऐसे ही तबस्सुम खिल जाता है कुछ। यही तो हम कह रहे थे कि किटी पार्टी होती ही इसीलिए कि बस एक दूसरे का तबस्सुम देखो, एक दूसरे के कपड़े का तबस्सुम देखो, बस, है ना। जी। तो बस यही चलता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है केवल। हाँ। हमारे एक साथी ने लिखा है किटी पार्टी जो वर्तमान समय में एक ट्रेंड या कहें एक फैशन बन गया है, जिसका सबसे ज्यादा चलन छोटे शहरों में देखा गया है। किटी पार्टी के कारण घरेलू महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं और कुछ अच्छा समय खुद को दे पाती हैं। ये एक तरह की जरूरत है। इससे समाज एक दूसरे के संपर्क में आता है और महिलाओं को व्यस्त जीवन से कुछ पलों के लिए राहत मिलती है। किटी पार्टी से संबंधी कई सवाल होते हैं, जैसे किटी पार्टी मेन्यू मतलब व्यंजन लिस्ट, वेन्यू यानी स्थान, थीम मतलब विषय और डेकोरेशन यानी सजावट लिख रहे हैं ये, एवं किटी पार्टी रूल्स आदि। तो इन्होंने लिखा है कि भाई उसके कुछ नियम भी होते हैं, भाई होते होंगे, ये तो अपने अपने बनाने के ऊपर है कि नहीं। जी बिल्कुल। और इसी तरह से जो पुरुष वर्ग हैं वो भी एक जमाने में कहते हैं कि वो भी किया करते थे, किटी पार्टी? हाँ वो लोग भी किया करते थे। और जो सीनियर सिटीजन जिनको कह सकते हैं, उनके भी जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको भी मिलकर कुछ ना कुछ पैसे वो इकट्ठा करते हैं और उस हिसाब से फिर जहाँ कहीं जाना होता है हफ्ते में एक बार एक जने के घर में, या वैसे तो अब तो देखा जाए तो महिलाओं में या पुरुषों में दोनों में ही ये ऐसा रिवाज हो गया है बुआ जी कि होटलों में भी किटी पार्टी कई बार की जाती है। तो घर में भी की जाती है और होटलों में भी की जाती है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य यही है कि एक दूसरे के संपर्क में रहें, एक दूसरे को जाने पहचाने और थोड़ा सा घर से बाहर निकलना भी हो जाए। जी। पहले किटी पार्टी का मकसद केवल बचत करना था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये लोगों के स्टेटस सिंबल से जुड़ गया। अब महिलाएं इस पार्टी के जरिए एक दूसरे से मिलने जुलने और आपस में अच्छे संबंध बनाने के लिए करती हैं। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी तरफ मत देखो, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। जी धन्यवाद। तो बहुत सारे बहुत बहुत धन्यवाद। हमको धन्यवाद दे रही हो? नहीं बुआ जी, आपका भी धन्यवाद। हमने भी तो पढ़ा, हमें भी धन्यवाद। बिल्कुल, आपने पढ़ा इसलिए आपका धन्यवाद, श्रोताओं ने लिखा है इसलिए उनका धन्यवाद। तो भाई देखो, ये तो बिल्कुल संगीता बिटिया सही बात है। कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि पैसे की बचत के हिसाब से, क्योंकि एक
जमा पूंजी होती है, जो एक निश्चित जो पूंजी होती है वो जमा किया जाता है, धनराशि, और उसके बाद पूरे जब निकलती है उसको किटी एक तरीके से ड्रॉ जैसा निकलता है, तो उसका मजा अलग होता है कि भाई एक कहते हैं ना, एक रोमांचकता रहती है कि किसका इस बार नंबर लगने वाला है, किसको पैसा मिलने वाला है। तो एक तरीके से वो भी रहता है उसमें। फिर जिसको एक लमसम ठीक ठाक पैसा मिल जाता है तो वो कुछ खरीद लेता है ना। और एक दूसरा एक बात और है कि सब बहनों को एक हिसाब किताब रखना, उसका ब्याज लेना, या फिर उसको किस तरह से फिर गेम वगैरह करते हैं, खेल वेल में किस तरह से उसको बांटना है, इन सब चीजों की भी थोड़ी व्यवस्था आ जाती है ना। जी, और थोड़े से नियम भी होते हैं बुआ जी। कि अगर कोई अगर ना जाए उस दिन तो वो पहले से ही बता दे कि भाई किटी पार्टी में जो है वो हम तो नहीं आ पाएंगे आज, तो इस तरह से पहले से बताना होता है। नहीं तो जो किटी में जो नाम निकलते हैं वो भी गड़बड़ हो जाती है, फिर उनको वहां से मतलब बस साइड बाई कर दिया जाता है, क्योंकि वो उस समय नहीं आए, तो पहले से ही उन्हें बताना पड़ता है। ये भी नियम होते हैं। फिर जो सबको जहां आना है वहां आना ही आना है। जो कुछ पैसे होते हैं उनका भी कुछ ऐसा होता है कि भाई नियमित राशि होती है कि वो लगातार देनी पड़ती है कि इस समय पे ये पैसा इतना इतना देना है। तो वो एक मतलब हर महीने का एक निश्चित होता है, जैसे 1000 हमने मान लिया कि ये तो देना ही है, और फिर उसके बाद खेलते हैं, कुछ कुछ खेल वगैरह खेलते हैं। और कुछ भी निश्चित करना होता है, हाउजी वगैरह भी खेलते हैं, और थीम बेस्ड भी होता है। जैसे कोई त्योहार वगैरह आ गए तो त्योहार आ गए तो उस हिसाब से, जैसे दिवाली दशहरा है तो फिर उस हिसाब से वो घर को या जगह को सजाएंगे और उस हिसाब से फिर उनका शायद खाने पीने का भी मेन्यू खाने पीने का होता है। उसके संग संग जैसे अभी सावन का दिन चल रहा है या जहाँ पर था सावन, तो ये कह देते हैं भाई आज हरे कपड़े पहन कर आएंगे, तो उसी हिसाब से चूड़ी है, बिंदी है, सब हरियाली पूरे किटी पार्टी में हो जाती है। तो एक तरह से त्योहार भी समूह में मनाने का जो है आनंद मिल जाता है, क्योंकि अब सब परिवार जो है एकाकी परिवार हो गए हैं ना। तो देवरानी जेठानी तो है नहीं भैया, तो यहीं पर नंद है, देवरानी जेठानी मिल लो, है ना। तो कुछ इस तरीके की भी बात होती है। एक तो हम उम्र लोग होते हैं तो, लेकिन संगीता बेटिया एक बात है कि धीरे धीरे क्या होता है कि सब जगह पर मेनू जो है वो बड़ा वृहद होता जाता है। एक होड़ सी हो जाती है कि अच्छा उन्होंने 2 डिश बनाई थी तो हम कुछ और अच्छा बनाए, तो उसमें कुछ नियम बना लेना चाहिए। जैसे कि कहीं हमने एक बार देखा था कि बस चाय और चाय के संग एक नमकीन, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उनके यहाँ बहुत, उनके बेटे की शादी हुई तो उन्होंने बड़ा पूछ के सबसे और सहमति के साथ ये निर्धारित किया कि अच्छा इस बार हम एक नमकीन और एक मीठा और बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के नियम होने चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। नहीं तो सच बात है कि ये दिखावेबाजी के चक्कर में जो बचत की बात है वो कहीं किनारे रह जाएगी और हम कहीं और चले जाएंगे। जी, जो इसका मूल उद्देश्य हुआ करता था। अच्छा बुआ जी, हमारे श्रोताओं ने कई थीम के बारे में लिखा है जो, तो बॉलीवुड थीम भी एक बड़ी प्रसिद्ध होती है इसमें किटी पार्टी में। तो वो ये होता है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में किस तरह से अभिनेत्रियां थी या लोग तैयार होते थे, किस तरह से कपड़े पहनते थे। तो उस तरह से एक एक करके फिर आना पड़ता है, तो वो उस तरह की थीम भी रखी जाती है। तो उसमें देखो बड़ा मजा भी आता है, क्योंकि आपको कभी कभी तनुजा जैसे बाल बनाती थी वैसे आप आ रहे हैं, है ना। आज के जमाने में बहुत ऊंचा सा बड़ा सा जूड़ा बनाकर और वो गले में स्कार्फ बांधकर और बालों में भी वो बड़ा सा स्कार्फ बांध के, दुपट्टा बांध के, टाइट कुर्ता पहन के, तो वो भी देखने में मजा आता है, अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि एक बदलाव सा आता है जीवन में। तो चलती फिरती फिल्में देख लेते हैं हम लोग फिर ऐसे तो, है ना। जी, लेकिन थोड़ा सा पुरुषों के लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। कभी महिलाएं क्या होती है, कभी कभी वो घर में रहते हैं तब किटी पार्टी का समय हो जाता है, तो फिर उनको एक भाई कह दिया जाता है कि आप यहीं पे बैठिए और हमारी फ्रेंड्स आने वाली हैं और इस तरह से पार्टी होगी, तो उनके लिए तो बड़ी परेशानी हो जाती है। हमें तो लगता है ना 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 संगीता, तुम गलत सोच रही हो बेटिया। पुरुष तो चाहते ही है कि भैया हमें छुट्टी दे दो, हम थोड़ा किनारे बैठे और अपना, पहले के जमाने में था तो अखबार देखते रहे और अब का जमाना है तो मोबाइल देखते रहें। तो वो तो ऐसा सुकून भरा अकेलापन चाहते ही हैं, लेकिन हम अकेलापन नहीं चाहते और हम चाहते हैं गीत संगीत चलता रहे। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये रूठी सी नजर
ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाता बदन है प्यासा प्यार का, ये सारा बांझपन है प्यासा प्यार का, ये सारा बांझपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, लिया गम आपका जिगर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। रसोई की तरफ चलें बुआ जी? हाँ, तो देखो 2-3 घंटे पहले जो मूंग की दाल भिगोई थी उसको भीगी रहने दो, किनारे रख लो, पीस लो तब तक। लेकिन एक बात जो किटी पार्टी के बारे में है वो बता दें तो मुस्कुरा रही है भाई। बताएं कि नहीं बता दो? हाँ हाँ बिल्कुल बता दें, बिल्कुल चलो बताइए। ठीक है। यही तो हम कह रहे थे कि तुम्हारी जब तक परमिशन न मिले भैया हम नहीं बोल सकते। आजकल बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। देखो किटी पार्टी हर उम्र के लोगों की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन हो गए या 60 साल से ऊपर हो गए तो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग तो अभी भी करते हैं जी, ठीक है। दूसरा एक बात और है कि धीरे धीरे क्या होता है कि बस पंचायत होती है वहां पर, है ना। सीनियर सिटीजन का है तो बहुओं की बुराई और बहुओं का है तो सासों की बुराई, या बुराई नहीं तो चलो बात ही हो रही है। वैसे भी देखा जाए बुआ जी ना, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि जब 2 लोग मिलते हैं या 4 लोग मिलते हैं तो 2 लोग मिले तो किसी तीसरे के ही बारे में आप अगर ध्यान दीजिए तो पता चलेगा बुआ जी। हम तो इसलिए ध्यान ही नहीं देते हैं। हाँ, तीसरे के बारे में जरूर बात होगी, अपने बारे में नहीं बताएंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो किटी पार्टी जब हो तो केवल ऐसा नहीं है, बातचीत के भी विषय की कोई थीम रखी जा सकती है कि भाई आज 2-2 लाइन किसी एक उस पर शब्द पर या किसी विषय पर कविता लिख कर लानी है सबको, जैसी भी लिख कर लाए, सबका स्वागत हो वहां पर। या ऐसे ही छोटी छोटी कहानियां लिखकर लाई जा सकती हैं, या अगर कहानी लंबी लगती है तो निश्चित कर दें अगर 10 लोगों की किटी पार्टी है तो भाई आज 2 सुनाएंगे, अगली बार 2 सुनाएंगी। तो कुछ इस तरह से किया जा सकता है। या कोई व्यंजन विधि एकदम
अनोखी व्यंजन विधि बताएं। हाँ, तो वो आपस में बता सकती हैं एक बता दूसरे को। सकती हैं। कुछ नया अगर आपने कढ़ाई बुनाई सिलाई किया है तो वो करें। खास तौर से एक बात और हम कहना चाहेंगे कि व्यंजन जो है, खास तौर से जो मेनू रखते हैं उसमें भी कोशिश यही करें कि बाजार का कुछ नहीं आएगा, घर का ही बना हुआ रखना है। ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है ना। हाँ, बहुत तो जरूरी बस सबने लिख लिया है तो चलो, बस मूंग की दाल जो भीगी थी तुमने पीस लिया है तो इसका हलवा बना दो। हाँ, कैसे बनेगा आप बताइए। भाई देखो, आज तो भैया संगीता बिटिया जो है ना बिल्कुल बुआ जी के ऊपर चढ़ी हुई है कि बस। तो भाई चलो ठीक है, जो मूंग की दाल पीस लिया गया है, जो 3 घंटे पहले भिगोया था, उसमें 1 या 2 चम्मच पानी डालकर बारीक पीस लिया। पैन को गर्म कर लें, थोड़ा घी 1 या 2 चम्मच डाल लें, और नहीं, ज्यादा घी डालना भाई। 1-2 चम्मच से नहीं चलेगा, 1-2 चम्मच बचा लें। बल्कि 3/4 कप जो है, 1 कप चीनी चाहिए। और मूंग की दाल 1 कप अगर है तो पहले सामग्री बताना ज़रूरी है। तो 1 कप धुली हुई मूंग की दाल है तो 1 कप चीनी लगभग, मतलब 250 ग्राम हो जाएगा। मावा 1 कप चाहिए। घी 3/4 कप। कटे हुए पिस्ते 1 टेबल स्पून। 10 या 12 छोटी इलायची का पाउडर चाहिए। और अगर आप रंग चाहते हैं तो थोड़ा सा पीला रंग ले लें। तो मूंग की दाल को फिर अब क्या करें कि 1-2 चम्मच निकालें, लेकिन 3/4 जो कप है घी उसको पैन में डाल लें, और ये मूंग की दाल पीसी हुई उसमें डाल के उसको चलाते रहें, और पेस्ट को चलाते रहें, भुनेंगे और ब्राउन होने तक उसे लगातार चलाएं और धीमी धीमी आंच पर सेकते रहें। फिर उसके बाद जब ब्राउन हो जाए तो गैस बंद कर दें। एक दूसरे पैन में मावा डालकर, यानी खोया डालकर, घी छोड़ने तक उसको भी भून लें। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा हल्का सा भूरा सा हो जाएगा। और चाशनी के लिए क्या करना है, एक पैन में चीनी और 1 कप पानी डालकर पका लें। जो 1 कप हमने शक्कर लिया था वो, और 1 कप पानी डालकर पका लीजिए। और 1 या 2 चम्मच इसी चाशनी को मिलाकर मिक्स कर लीजिए, घोल लें। मतलब उस किस चीज़ को, रंग जो हमने लिया है हाँ। उसको चाशनी में घोल लीजिए। हाँ। और चाशनी को बस चीनी के घुलने तक ही पकाना है। फिर दाल में मिक्स कर दीजिए, गाढ़ा होने तक उसको पकाइए। ये मिक्सर जमने वाली जो है कंसिस्टेंसी तक चलाना है, पकना चाहिए। हाँ। है ना। और फिर थोड़ा सा आप जैसा कि जमाती हैं बर्फी, एक थाली लें जिसमें बार हो, और उसमें थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लें। फिर उसको मिश्रण डाल दें और उसके ऊपर आप मेवा डाल दें, सजा दें, पिस्ता है जो भी आप चाहें, और लगभग 2 घंटे तक उसको जमने दें। जम जाए तो थोड़ा सा उसके पहले, वैसे तो मुलायम रहेगी, आप काट सकते हैं उसको बर्फी के आकार में, चौकोर काट सकते हैं, जैसे आप चाहें काट लीजिए। हाँ, जमा कर भी काट सकते हैं। और अगर सफेद क्या नहीं, थकना नहीं है, क्योंकि देखिए रसगुल्ले हम थक गए, बहुत मुश्किल काम था। रसगुल्ले भी बनने हैं बुआ जी। अच्छा, सफेद वाला। हाँ, तो सफेद रसगुल्ले अगर बच गए हैं तो उनकी आप घर में रसमलाई अच्छे से बना सकते हैं। अच्छा? तो उन्हें बचते कहाँ हैं? अच्छा, अगर ज्यादा लिया जाए, फिर भी अगर हाँ बच गए तो 2 टुकड़ों में उसे काट लें। दूध उबाल कर जो थोड़ा सा है उसे गाढ़ा करके रखना है, और हल्के गर्म दूध में 1 या 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर 1 कप हल्के गर्म दूध में फेंट कर पहले से रख लें, और उसको धीरे धीरे गर्म करें और दूध में मिलाकर गाढ़ा कर लें। चलाते रहें जिससे उसमें गुलठी ना पड़े। फिर उतार लें पतीले को गैस पर से। हल्का ठंडा होने पर उसमें चीनी अंदाज से मिला दें, हल्की सी चीनी, अगर हल्की पसंद है तो हल्की भी डालें। हाँ। कटे हुए सफ़ेद रसगुल्ले उसमें डाल दें, और रेडीमेड रसमलाई एक अलग से टेस्ट वाली जो है वो बन जाएगी। सर्व करते समय आप उस पर जो कटे हुए पिस्ते हैं वो गार्निश कर सकते हैं। मतलब सबसे आसान तुमने बता दिया व्यंजन। किटी पार्टी में तुम यही बनाने वाली हो, हमें लग रहा है ना। देखो, मसाला चंपाकली जो है ये बहुत मज़ेदार है। सामग्री है 2 कप मैदा, आधी छोटी चम्मच जीरा चाहिए पिसा हुआ, और आधा चम्मच अजवाइन, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी क्रश किया हुआ, और आधा छोटी चम्मच जो है कटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई, पीसी हुई मतलब, और 1/4 छोटी चम्मच पीसी हुई काली मिर्च, नमक स्वाद के हिसाब से, 1/4 कप तेल चाहिए तलने के लिए। सबको मिक्स कर लें, मतलब मैदा, जो भी जीरा, ये सब चीज़ें जो ली हैं, अजवाइन, कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें जो है वो पहले मिला लें, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मार लें, यानी सान लें। 30 मिनट के लिए फिर रख दें इसको, और आटे को मसल कर सॉफ्ट छोटी छोटी लोई बना लें। बेलें ज़्यादा पतला या मोटा, जैसा भी आप चाहें। ज़्यादा पतला या मोटा नहीं बेलें, बल्कि ना ठीक ठीक जैसे कि पूरी जैसी होती है वैसी बेल लें। हाँ, मतलब बिल्कुल से टूट ना जाए। तो फिर आधे सेंटीमीटर के स्टेप्स बना लें, 2 सिरा जुड़ा रहे, यानी कि जो आपने गोल बनाया है उसमें बीच में से आप आधे सेंटीमीटर के कट लगा लें, लेकिन अंत में उसको जुड़ा रहने दें, अंत तक न काटें। तो उसके बाद सिरा जुड़ा रहेगा, तो बीच में से जब काटेंगे
तो फिर किनारे से आप उसको लेकर रोल कर लीजिए, घुमा दीजिए और दोनों तरफ से हाथों से दबा दीजिए, तो एक लगभग करेले जैसा उसका शेप आ जाएगा। किनारे दबा दे और इस तरह से, ये इसको कहते हैं चंपा कली। और फिर उसके बाद तेल धीमी आंच पर चढ़ा दें फ्लेम में, जब गर्म हो जाए तो उसमें डालें और धीमे धीमे उसको सेक लें। और इसके बाद जो इसको जाहिर है कि आप किसी टिश्यू पेपर पर निकालेंगे तो जो अतिरिक्त तेल है वो निकल जाएगा। इसको आप मीठी चटनी, खट्टी चटनी डालकर भी खा सकते हैं और वैसे भी आप खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और गीत सुना सकते हैं। तो समय नहीं है बुआ जी। भाई तुम तो खाना बनाने में इतनी व्यस्त हो गई ना। नहीं तो इस गीत को फिर सखी सहेली अगली बार कार्यक्रम में अगली बार सुना क्योंकि देंगे। मसाला मछली भी बताना था लेकिन नहीं बताएंगे, अब क्या करेंगे बताओ। समय कम है। समय कम है कि हो गया खत्म? हो गया तो बस भागो। जी, सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।